सो एमसीबी की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? अगर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को आप जनरली कंसिडर इसमें कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट ओवरहेड में क्या रहेंगे। एक सिमेट्रिकल फॉल्ट है, सिमेट्रिकल फॉल्ट, और नेक्स्ट होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं कि जिसमें फॉल्ट आने से पहले और फॉल्ट आने के बाद सिस्टम बैलेंस्ड रहे, तो दोज फॉल्ट्स आर नोन एज सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। लेकिन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं कि बिफोर द अकरेंस ऑफ फॉल्ट सिस्टम इज स्टेबल्ड, बट आफ्टर द अकरेंस ऑफ फॉल्ट सिस्टम गोज इनटू द अनबैलेंस स्टेट। तो फॉल्ट आने से पहले सिस्टम बैलेंस्ड होगा और उसके बाद सिस्टम क्या हो जाएगा, फॉल्ट आने के बाद अनबैलेंस्ड हो जाएगा। सच टाइप ऑफ फॉल्ट्स आर नोन एज सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो इसके टाइप्स कौन से हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट के आपके रहते हैं सपोज जिसमें तीनों फेज़ इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, वो आपके सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। जैसे कि 3 फेज़ फॉल्ट, तीनों लाइनें इन्वॉल्व होगी एक तो ये, या फिर 3 फेज़ टू ग्राउंड फॉल्ट, LLL, मतलब ये तीनों फेज़ आगे और साथ में ग्राउंड, तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें, उसमें क्या होता है कि तीनों फेज़ एक साथ नहीं होते अनसिमेट्रिकल में। जैसे लाइन टू ग्राउंड हो गया, डबल लाइन टू ग्राउंड हो गया, या डबल लाइन हो गया, ये सब एग्जांपल है किसके? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की। तो ये आपको फॉल्ट्स पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुकोज रिले। तो बुकोज रिले का यूज़ क्या होता है? बुकोज रिले आपको अभी सेक्शन ए में भी देखा हमने, उसमें लिखा हुआ था कि बुकोज रिले इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर। तो इसका हम यूज़ क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट्स। तो इसका ऑलरेडी आंसर कहाँ है? सेक्शन ए में दिया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको नहीं भी पता हो तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुकोज रिले? हमेशा रखना है ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ट्रांसफार्मर में भी कौन से फॉल्ट्स के लिए? इंटरनल फॉल्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज अ फिलर इन HRC फ्यूज़। तो HRC फ्यूज़ में आपको पता होगा कि हम फिलर यूज़ करते थे। ठीक है, आपने ऐसे देखा होगा HRC फ्यूज़ है, यहाँ पर डॉट 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 थे और यहाँ पर एक फ्यूज़ वायर होती थी। तो ये जो डॉट डॉट्स है ये क्या है? आपकी एक तरह से फीलर्स है कि यहाँ पर जब आपका ये फ्यूजिंग मटेरियल मेल्ट हो रहा होगा तो वहाँ पर आर्क ना बने, और आर्क ज़्यादा अगर बन जाती है तो उससे पूरा ये सिस्टम को ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए ये आर्क अगर बन रही है तो ये साथ के साथ ही क्या है, वो हमारी बुझ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिलर डालते हैं। और उस फिलर का मटेरियल क्या होना चाहिए? इट कुड बी अ चॉक पाउडर हो सकता है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके मटेरियल होता है फिलर का। तो ये 2 आंसर आ जाएंगे, चॉक पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ELCB। तो ये भी हमने डिस्कस कर दिया सेक्शन ए में ही। ELCB इज़ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्राउंड वायर इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में ग्राउंड वायर का क्या यूज़? तो जो ग्राउंड वायर है ट्रांसमिशन लाइन में एक तरह से शील्ड का काम करती है टू द लाइन। सो ग्राउंड वायर और अर्थ वायर ऑफर्स अ शील्ड टू द लाइन। मीन्स जैसे लाइटनिंग स्ट्रोक अगर होता है, बिजली अगर गिरेगी आपकी ट्रांसमिशन लाइन पर, तो वो ट्रांसमिशन लाइन पर डायरेक्ट ना फॉल करके वो अर्थ वायर पर या ग्राउंड वायर पर फॉल करेगी, जिसकी वजह से वो जितनी भी लाइटनिंग है उसको डायरेक्टली अर्थ कर देगी और आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। सो इसीलिए अर्थ वायर्स इंटरसेप्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स बिफोर दे कैन हिट द कंडक्टर और पावर लाइन्स, protecting them from damage and power surges. So earth wire offers a shield
to a line. So next is, what do you understand the term over voltage? ओवर वोल्टेज से आप क्या समझते हो? तो ओवर वोल्टेज हमेशा क्या है, उसको हम सर्ज भी बोलते हैं, कि नॉर्मल वोल्टेज से अगर आपकी वोल्टेज इंक्रीज हो जाए देन दिस वोल्टेज इज़ नोन एज ओवर वोल्टेज. तो ओवर वोल्टेज वो वोल्टेज होती है कि जो मेन वोल्टेज की शॉर्ट टाइम के लिए एक लिमिट से एक्सीड कर जाए. ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं ओवर वोल्टेज. सो ऑल वोल्टेजेस दैट एक्सीड द लिमिट वैल्यू ऑफ अ मेन्स वोल्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम इज़ नोन एज ओवर वोल्टेज. एक शॉर्ट टाइम के लिए उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाए. सपोज़ 220 वोल्ट थी, 220 kV आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन अब वोल्टेज इतनी लाइटनिंग की वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत हैवी वोल्टेज होती है. तो अब वो सपोज़ मान लो आप 1000 मिलियन वोल्ट्स आ रही है और ये बहुत ही कम टाइम के लिए हो रही है और इतनी ज़्यादा वोल्टेज आ रही, तो इसको हम क्या बोल देंगे अब, ओवर वोल्टेज. नेक्स्ट इज वाई महो रिले इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन. तो आपको पता होना चाहिए कि हम मोहो रिले को यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, उनकी सेफ्टी करने के लिए हम मोहो रिले को यूज़ करते हैं. और वाई मोहो रिले इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड, क्यों इसको एम्प्लॉय किया जाता है, ये जनरली हम, क्योंकि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पर क्या होता है, पावर स्विंग्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. पावर स्विंग मतलब पावर आपकी चेंज वहाँ पर ज़्यादा होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में. तो हम ऐसी रिले वहाँ पर प्रेफर करते हैं कि जो पावर स्विंग से लेस अफेक्टेड हो, मतलब उससे वो अफेक्ट ना हो, कम अफेक्टेड हो. तो मोहो रिले एक ऐसी रिले है विच गेट लेस अफेक्टेड ड्यू टू पावर स्विंग. दैट्स वाई वी यूज़ मोहो रिले इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स. नेक्स्ट इज नेम वेरियस टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन. अलग अलग टाइप के हमने पावर स्टेशंस के नाम बताने हैं, तो आपको पता ही है कौन कौन से है. हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, और आपका कौन सा है, विंड पावर प्लांट, या फिर आपका सोलर पावर प्लांट. ये सब आपके क्या है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट. दीज आर दी टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस. व्हाट डू यू मीन बाय लोड फैक्टर. तो लोड फैक्टर से आप क्या समझते हैं, तो लोड फैक्टर का ही सेक्शन सी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको भी हम इसके साथ ही कर लेते हैं. ठीक है, और ये रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको करना बनता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय लोड फैक्टर. लोड फैक्टर का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो लोड फैक्टर इज़ एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड. तो लोड फैक्टर आपकी जनरली क्या है, द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड. तो एवरेज लोड क्या होता है, सपोज़ अगर हमने ईयरली एवरेज लोड हमसे पूछा गया है, तो एवरेज लोड का फॉर्म टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड पर ईयर. एक साल में कितनी हमने यूनिट्स कंज्यूम की है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड था. तो इसके बेस पर ही एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं. तो सिर्फ अगर आपको सेक्शन बी का जो पूछा था लोड, तो अगर हम ईयरली देखें तो एवरेज लोड आपका क्या बनता है कि टोटल यूनिट्स एक साल में हमने कितनी कंज्यूम की, डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड. तो एक साल में जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना होगा, 8760 आवर्स. तो ये कैसे आएगा कि आपके 365 दिन होते हैं एक साल में. ठीक है, 365 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स. तो एक दिन में आपके
24 आवर्स होते हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 876 आवर्स होता है। तो एवरेज लोड का हम ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, टोटल यूनिट्स कंज्यूम पर ईयर डिवाइड बाय 8760। तो ये एक क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी में ही पूछा है और ये 2-3 बार आया भी है अलग अलग पेपर्स में। तो कैलकुलेट दी टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड पर ईयर, कितनी एक साल में यूनिट्स कंज्यूम होगी वो कैलकुलेट करनी है बाय अ कंज्यूमर इफ़ इट्स मैक्सिमम डिमांड अगर उसकी 1000 किलोवाट है और एनुअल लोड फैक्टर उसका अगर 50% है। मतलब लोड फैक्टर आपको दे रखा है और मैक्सिमम डिमांड दे रखी है। लोड फैक्टर 50% है और मैक्सिमम डिमांड 1000 है। तो टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड हमको कैलकुलेट करनी है। तो हमें गिवन क्या क्या है, मैक्सिमम डिमांड है 1000 किलोवाट और लोड फैक्टर है 50%। ठीक है, 50%। अगर ये 50% दे रखा है तो इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। और पूछा है कि टोटल यूनिट्स कंज्यूम पर ईयर निकालना है। तो लोड फैक्टर आपका होता है इज़ इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड यहाँ से निकल जाएगी, लोड फैक्टर पता है हमें, मैक्सिमम डिमांड पता है हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम एवरेज लोड निकाल देते हैं। तो एवरेज लोड आएगा आपका लोड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड। तो लोड फैक्टर आपका है कितना, 0.5 और मैक्सिमम डिमांड गिवन है आपको 1000 किलोवाट। तो इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये सब आ रहा है ना। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज लोड का। तो ये आपका फॉर्मूला है एवरेज लोड का, टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड पर ईयर डिवाइड बाय 8760। तो यहाँ पर जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो टोटल हमें से पूछा क्या गया है, ये पूछा है कि टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड पर ईयर आपको बतानी है। तो यहाँ से निकल जाएगा एवरेज लोड मल्टीप्लाई बाय 8760 करते हैं। तो टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड इक्वल टू 8760 मल्टीप्लाई बाय एवरेज लोड। तो 8760 और एवरेज लोड अभी हमने यहाँ निकाला था कितना है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलो वाट। तो आपको पता है कि हमने टोटल यूनिट्स निकालनी है। तो एक यूनिट किसके बराबर होती है, एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर। 8760 तो आवर्स थे, घंटे थे, और किलोवाट हमारा ये आ गया। तो इसको बस आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 8760 गुना 0.5 गुना 1000। इसको जैसे ही आप तो इसे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा 4380000 किलोवाट आवर। तो ये टोटल इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको इसका पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। एक तो ये एवरेज लोड का फॉर्मूला क्या है, प्लस लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्स। नेक्स्ट सेक्शन सी है। सेक्शन सी का 21st क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रिले एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ रिले। तो रिले क्या है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो रिले इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस विच डिटेक्ट्स द फॉल्ट एंड इनिशिएट द ऑपरेशन। फॉल्ट को डिटेक्ट करेगी एंड इनिशिएट स्टार्ट कर देगी ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द डिफेक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। सो प्रोटेक्टिव रिले का मेन काम क्या है, फॉल्ट को डिटेक्ट करना और सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन को स्टार्ट करना, सो दैट कि जो रेस्ट ऑफ द सिस्टम है वो डिफेक्टिव एलिमेंट से अलग हो जाए। तो प्रोटेक्टिव रिले आपकी ये रहती है। सो इसमें इसने पूछा किसी क्लासिफिकेशन आपको बतानी है। तो क्लासिफिकेशन विल बी, तो क्लासिफिकेशन ये रहती है हमारी रिले की क्लासिफिकेशन। अगर टाइप ऑफ ऑपरेशन, किस तरह का ऑपरेशन से वो ऑपरेट हो रही है, वो है उसमें थर्मल रिले, स्टैटिक रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो इसके 3 टाइप्स आ जाएंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले फर्दर डिवाइड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपके 2 आ जाते हैं, इंडक्शन डिस्क रिले और इंडक्शन कप रिले। उसके बाद
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन में अट्रैक्टेड आर्मेचर या सोलेनॉइड या बैलेंस्ड बीम होते हैं। तो जनरली आप इसमें इतना याद रखो कि अगर टाइप ऑफ ऑपरेशन है तो 3 रहती है हमारी, थर्मल रिले, स्टैटिक रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के 2 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन के 2, इंडक्शन डिस्क और इंडक्शन कप रिले। स्टैटिक रिले में आपके डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, बाकी इतना नेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये इतना याद रखो इसमें। अगर टाइम ऑफ ऑपरेशन अगर देखा जाए तो टाइम ऑफ ऑपरेशन में आपके है इंस्टेंटेनियस रिले, यानी कि कितना टाइम लग रहा है उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया रिले को। तो इंस्टेंटेनियस रिले, डेफिनिट टाइम रिले और इन्वर्स टाइम रिले, कि टाइम के साथ रिले का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है, इंस्टेंटेनियस रिले, डेफिनिट टाइम रिले एंड इन्वर्स टाइम रिले। नेक्स्ट एप्लीकेशन के बेस पर है, ओवर वोल्टेज अगर आ जाए तो रिले, अंडर वोल्टेज आ जाएगी तो, या फिर डायरेक्शन के हिसाब से डायरेक्शनल रिले, डिफरेंशियल रिले और डिस्टेंस रिले। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है रिलेज की। सो नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी दिए सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में तीनों फॉल्ट आ जाते हैं, 3 फेज फॉल्ट इसको बोलते हैं, या फिर 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, पहला और दूसरा, ये सिमेट्रिकल का एग्जांपल है। अनसिमेट्रिकल का लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स। और सिमेट्रिकल की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बिफोर अकरेंस ऑफ फॉल्ट एंड आफ्टर द अकरेंस ऑफ फॉल्ट द सिस्टम रिमेन्स बैलेंस्ड। दोज फॉल्ट टाइप ऑफ फॉल्ट्स आर नोन एज सिमेट्रिकल फॉल्ट, एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स आर दोज फॉल्ट्स जिसमें before occurrence of fault system is balanced, but after the occurrence of fault system goes into unbalanced state. So such type of faults are known as unsymmetrical fault. Next है describe the basic method of arc extinction in air. arc को आप किस तरह से extinct कर सकते हो, उसके different method. So different methods for arc extinction is high resistance method, लो रेजिस्टेंस मेथड और आर्टिफिशियल करंट ज़ीरो मेथड। हाई रेजिस्टेंस मेथड में आप कैसे रेजिस्टेंस हमको बढ़ा देना है, आर्क का जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज़ करना है, इसके लिए उसको हम बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज़ दी लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ को बढ़ा के। जैसे आप आर्क की लेंथ को बढ़ाओगे तो उससे वो क्या है जल्दी से बुझ जाएगी। उसके बाद या फिर आप आर्क कूलिंग मेथड, यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ पर कूलिंग मीडियम डाल के, सपोज जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में हम ऑयल डाल देते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर्स में हम एयर डाल देते हैं, या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एयर को हम रेडियली, एक्सियली या क्रॉस ब्लास्ट करते हैं, तो जिससे आपका मीन्स हाई प्रेशर पे एक तरह से एयर को प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका क्या है, एयर वहाँ पर कूलिंग मीडियम आ जाता है। सपोज SF6 गैस है तो वहाँ पर SF6 गैस यूज़ होती है कूलिंग मीडियम इन SF6 सर्किट ब्रेकर में। उसके बाद है रिड्यूस दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आर्क। अगर हम आर्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर देते हैं तो उससे क्या होगा, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आर्क आपकी जल्दी से क्या होगी, बुझ जाएगी। नेक्स्ट इज़ आर्क स्प्लिटिंग मेथड, कि सपोज़ हमारे पास आर्क है और आर्क को हम स्प्लिटर्स से पास कर देते हैं, तो वो आर्क क्या होगी, अलग अलग स्प्लिट हो जाएगी स्प्लिटर्स के थ्रू, और जिससे वो जल्दी क्या होगी, बुझेगी। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या किया, रिड्यूस किया, जिसकी वजह से आर्क बुझ गई। तो ये कुछ मेथड्स है आर्क को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि आर्क को एक्सटेंड करने के लिए। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड में ये 3 आ जाएंगे, A, B, C एंड D। उसके बाद लो रेजिस्टेंस मेथड या करंट ज़ीरो मेथड, कि जब भी आपकी आर्क है आर्क अगर फॉर्म हो रही है तो वो AC नेचर की रहती है, और अगर वो AC नेचर की है तो ठीक है, आर्क आपकी AC नेचर की होती है। तो जब भी ये नेचुरल ज़ीरो पॉइंट आता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, आर्क को बुझा सकते हैं नेचुरल ज़ीरो पर। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर। तो SF6 सर्किट ब्रेकर का आपको डायग्राम देखना है, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है क्लास में, और उसकी वर्किंग आपको प्रॉपरली नीट एंड क्लीन करनी है। उसके बाद फंक्शन ऑफ आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर,
तो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में फंक्शन क्या है कि ये मैनुअली ऑपरेट इसको करता है आइसोलेटर को, और सर्किट ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में मैनुअली ऑपरेट हो सकती है, करते हैं हम उसको, होती है मतलब, लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, मीन्स अगर फॉल्ट आ जाए तो उस वक्त वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगी। तो यानी कि मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों ऑपरेट कर सकती है। नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर मैनुअली ऑपरेट करेगा, फॉल्टी कंडीशन में ऑटोमेटिकली, और ये ऑपरेट होता है ओनली नो लोड पर। आइसोलेटर को हम ऑन लोड पे नहीं करते ऑपरेट, हमेशा नो लोड पे ऑपरेट करवाना होता है। इसके अलावा जो सर्किट ब्रेकर है विल बी ऑपरेटेड ऑन नो लोड पर भी, ऑन लोड पे भी, और फॉल्ट कंडीशन, तीनों केसेस पे ऑपरेट हो सकता है। आइसोलेटर का मेन पर्पस होता है मेंटेनेंस के लिए और फॉल्ट क्लियरिंग के लिए, लेकिन जो सर्किट ब्रेकर का है पर्पस इज़ टू सेंस दी फॉल्ट, और फॉल्ट आए तो फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से अलग करने का काम। आइसोलेटर में कोई भी आर्क क्विंचिंग मीडियम हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन सर्किट ब्रेकर में हम आर्क क्विंचिंग मीडियम रिक्वायर्ड होता है। सपोज़ सर्किट ब्रेकर में ऑयल, एयर, SF6 गैस, ये सब रिक्वायर्ड रहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आपने आई थिंक पढ़े ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है। जैसे कॉजेज़ ऑफ ओवर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज का कॉजेज़ आपके, तो ओवर वोल्टेज के कॉजेज़ हमारे रहते हैं, एक तो इंटरनल कॉज होता है और एक्सटर्नल कॉज होता है। एक्सटर्नल कॉज में हमारे पास आ जाती है लाइटनिंग, ठीक है, जिसमें बिजली जिसको आप बोलते हो, और इंटरनल कॉज में आपके आ जाते हैं जैसे स्विचिंग सर्ज आ गया, या फिर इंसुलेशन फेलियर हो गया, या फिर आर्किंग ग्राउंड, ये सब इंटरनल कॉजेज़ है ओवर वोल्टेज। कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके जो पूछे गए हैं पेपर में ही, जैसे मटेरियल यूज्ड इन फ्यूज़ में कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं हम, तो जनरली हम उसमें टिन और अलॉय ऑफ लेड अलॉय या टिन अलॉय, उसको हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ में। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, इट शुड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट और इट शुड हैव अ हाई कंडक्टिविटी। मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो मटेरियल क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, इसलिए कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, मीन्स कि जैसे ही करंट हाई हो जाए तो वो उस वक्त मेल्ट हो जाए, इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट है। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिटियोरेशन, कि कोई भी वेयर एंड टेयर ये है उससे वो फ्री होना चाहिए। एंड इट मस्ट हैव अ ओमिक लॉसेस, कुछ ना कुछ I2R लॉसेस उसमें होने चाहिए। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ है। और तो प्रॉपर्टीज़ जैसे अगर हम देखें कि लो मेल्टिंग पॉइंट हमें टिन और लेड मटेरियल में मिल जाता है, हाई कंडक्टिविटी जैसे सिल्वर और कॉपर की, तो हम सिल्वर को यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, तो हम कॉपर, टिन या लेड का यूज़ कर सकते हैं। और जो डिटियोरेशन है यानी कि ऑक्सीडेशन की वजह से आपकी जो लाइफ है फ्यूजिंग मटेरियल की वो क्या है, कम हो जाती है। तो ऐसा कोई एग्जांपल है तो वो सिल्वर है कि जो ऑक्सीडेशन का जिसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके अलावा लो कॉस्ट अगर देखी जाए तो लेड, टिन और कॉपर, तो इसीलिए हम इन तीनों को प्रेफर करते हैं इन फॉर फ्यूजिंग मटेरियल के लिए। नेक्स्ट अगर अर्थिंग देखी जाए तो अर्थिंग क्या होता है, द प्रोसेस of connecting metallic body of all electrical apparatus and equipment to a huge mass of earth, मीन्स जो भी इलेक्ट्रिकल apparatus है, इक्विपमेंट्स है, उसकी बॉडी को अगर हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें एक वायर के थ्रू, जिस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो, नेग्लिजिबल, मतलब ज़ीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए उस वायर का। और कोई भी ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसको एक वायर के थ्रू हम अर्थ में अगर कनेक्ट कर दें तो उसको हम बोल देते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग आपकी दो टाइप्स की रहती है, सिस्टम अर्थिंग और सेफ्टी अर्थिंग, ठीक है। सेफ्टी अर्थिंग हम जनरली किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, जो वर्क कर रहा है सब स्टेशन में, यार्ड में, उनके लिए प्रोवाइड करते हैं हम सेफ्टी अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग होती है कि जो आपके इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स है, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है और कोई डिवाइसेस है, उनको हम क्या कर रहे हैं, अर्थ करेंगे, उसको हम बोलते हैं सिस्टम अर्थिंग। सपोज़ अगर हम घर की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स है, AC है, उनको हम अर्थिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज सिस्टम अर्थिंग।
तो पर्पस क्या होता है, अर्थिंग हम क्यों करते हैं? पहला पर्पस तो क्या है, सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ये तीनों चीज़ें, कि टू सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए हम अर्थिंग कर रहे हैं। ह्यूमन लाइफ भी उससे बच रही है, ठीक है। बिल्डिंग की भी अर्थिंग करते हैं और इक्विपमेंट की भी अर्थिंग हम करते हैं। एंड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग मशीनरी और अप्लाइंसेस अंडर फॉल्ट कंडीशन, कि जब भी फॉल्ट आए तो उस वक्त बिल्डिंग मशीनरी अप्लाइंसेस वो भी सेफ रहे। टू एंश्योर दैट ऑल एक्सपोज्ड कंडक्टिव पार्ट्स डू नॉट रीच अ डेंजरस पोटेंशियल, पर वो ना पहुँचे, इसलिए भी ज़्यादा हाई वोल्टेज ना गेन कर पाए या हाई करंट ना गेन पाए, इसलिए भी हम अर्थिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड टू प्रोवाइड स्टेबल प्लेटफॉर्म फॉर ऑपरेशन ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए। इसके अलावा ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए और वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए भी हम अर्थिंग करते हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं, पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग, तो ये दोनों कर लेना इस विद डायग्राम, कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट इज थर्मल रिले। तो थर्मल रिले क्या होता है कि जो थर्मल टेम्परेचर की वजह से ऑपरेट होती है। तो थर्मल रिले का ये आपका डायग्राम है कि ये CT है, CT से करंट वो लेगा, जैसे ही करंट एक प्री डिफाइंड वैल्यू से इंक्रीज़ होगा तो ये हीटिंग कॉयल है, हीटिंग कॉयल हीटअप होनी स्टार्ट हो जाएगी। हीटअप जैसे हुई तो ये बायोमेटालिक मटेरियल है। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है कि जैसे ही आप उसको हीट देते हो, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो बैंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या है, बैंड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सपोज ये नीचे की तरफ को बैंड हो रही है, तो जैसे ही ये बैंड होती है तो यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, ये कॉन्टैक्ट, तो ये इस रिले कॉन्टैक्ट से साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होता है तो आगे ये ट्रिप सर्किट का जो सर्किट है उसका सर्किट कंप्लीट होगा और आगे सर्किट ब्रेकर को सिग्नल चला जाएगा टू ऑपरेट दी सर्किट ब्रेकर। तो दिस इज़ हाउ थर्मल रिले वर्क्स। नेक्स्ट इज़ हॉर्न गैप अरेस्टर है। हॉर्न गैप अरेस्टर में यहाँ चॉक कॉइल लगी होती है, ये रेजिस्टेंस लगा होता है और इस तरह से हमने इसका कन्फिग्रेशन होती है कि यहाँ पर वो डिवाइस कनेक्ट होता है जिसको भी आपने प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ हॉर्न गैप में ये हॉर्न शेप्स का आपका लाइटनिंग अरेस्टर बना होता है, जैसे 1 2 3, ये आपको दिख रहा होगा, इसका गैप क्या बढ़ रहा है। 1 का जो गैप है एरिया कम है, फिर सेकेंड का थोड़ा ज़्यादा है, फिर थर्ड का और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे जब नॉर्मल ऑपरेशन होगा, जब कोई फॉल्ट नहीं आएगा तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस तरफ से। लेकिन जैसे ही लाइटनिंग आई, ठीक है, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हैवी करंट को फ्लो करवाता है, तो उसमें से चॉक कॉइल क्या करेगी, अपने एकदम से मतलब वो हॉर्न गैप डैमेज ना हो जाए, इसीलिए चॉक कॉइल यहाँ लगाएगी है कि अपने में से स्लोली और ग्रेजुअली वो करंट को पास करवाए। उसके बाद रेजिस्टेंस वहाँ पर लगाए और रेजिस्टेंस से होते हुए जो करंट है वो हॉर्न गैप से जाएगा और टू द अर्थ की तरफ चला जाता है। तो हमें क्या करना है, उस करंट को एक तरह से ख़त्म करवाना है। तो हम वो हॉर्न गैप जो है यहाँ पर आर्क बनेगी और वो आर्क जब बनती है तो उसको हम शेप इस तरह से देते हैं 1 2 3 वाले में, ताकि वो आर्क क्या है बुझ जाए। जैसे जैसे ये आपका जो आर्क है वो सेकंड पोजीशन पे पहुँचेगी, फिर थर्ड पर, तो आर्क क्या है ज़्यादा ना बन के वो एक्सटिंग्विश हो जाए, इसीलिए इसको आर्क शेप दे रखी है। बस आज तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे थे कि HRC फ्यूज़ का ऑपरेशन है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का ऑपरेशन है, हॉर्न गैप अरेस्टर है, उसको नीट एंड डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये मर्ज प्राइस आप कर देना। और थर्मल रिले की वर्किंग प्रोसेस हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी अर्थिंग का पर्पस क्या है ये हमने डिस्कस किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ऑब्वियसली देख के जाएं।